साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष में चिकित्सा ज्योतिष के पाठ 166 में आप सभी का पुनः स्वागत। कल के वीडियो में चिकित्सा की बात चल रही है और चिकित्सा में आप लोगों को तत्व, तीन दोष और गुण की बात किए थे, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पे किसी भी व्यक्ति को क्या रोग हो सकता है, क्या रोग होगा, कब होगा, ये सब चीज आप आसानी से जान सकते हैं। रोग की तीव्रता कितनी होगी, रोग जल्दी ठीक होने वाला होगा, रोग बहुत दिनों तक चलने वाला होगा, रोग तो इन सब चीजों को जान जाएंगे। और इस सब चीजों को जानने के बाद फिर उनसे संबंधित सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित ही आप रोग से निदान पा पाएंगे और डॉक्टरों से भी आपको निजात मिलेगी, जिससे धन और जान दोनों की हानि से बचा जा सकेगा। अब कल तो आपको हमने ये तत्व, तीन दोष और गुणों की बात की थी। आज इस बात करते हैं ग्रहों के साथ संतुलन। इनका ग्रहों के साथ क्या संतुलन होता है, क्योंकि कुंडली में जब भी हम देखेंगे तो कुंडली में ग्रहों को देखते हैं कि हमारे जो है नवग्रह हैं, नवग्रह किस तरह से बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किन भावों में बैठे हैं। और जब तक हम इसे नहीं जानेंगे तो हम राशियों को, ग्रहों को, आज राशियों की भी चर्चा हो जाएगी, ग्रहों की भी चर्चा हो जाएगी। तो जब इन सबको आप जान के एक दूसरे से मिलाएंगे तब आप समझेंगे। विषय बहुत ही रोचक है और विषय ये है कि आपके लिए जीवन में बहुत से सुधार लाने के लिए और जीवन वर्धक भी है। अब आप इसे ध्यान दें, हमने इसको जो है समय की बचत के लिए थोड़ा इसको हमने सब आपको चार्ट टाइप बना दिया है, जिसे आप नोट भी कर लेंगे, क्योंकि इसे अगर याद रखेंगे तभी आप जो है फलित ज्योतिष में जब रोग के बारे में कोई निर्णय लेंगे तो रोग का निर्णय बहुत आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि रोग के बारे में ये भी है कि कोई व्यक्ति, आप सबसे पहले बच्चा जन्म के समय ही आप ये जान सकते हैं कि बच्चा जन्म से तो रोगी नहीं है, बच्चे को रोग बाद में तो नहीं होगा, बाद में होगा तो कौन सा रोग होगा, किस रोग की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, और वो मानसिक रूप से कहीं कमजोर तो नहीं है। ये सारी चीजें जब आपको शुरू से ही पता, कुंडली से पता लग जाएगी तो निश्चित तौर पे आप उनसे संबंधित सावधानियां बरत के बहुत से रोगों को, तीव्रता को बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं और वो कम हो जाते हैं। अब उसको देखें कैसे कैसे क्या होता है। बात किए थे तत्वों की। तत्वों में आप लोगों ने ये जाना था अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। ये तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। 5 ही तत्व जो है हमारे जो है क्या करते हैं कि ये रोग के लिए कारक होते हैं, क्योंकि 5 तत्वों से हमारी शरीर भी बनी है। अब इन तत्वों में के ग्रह कौन कौन से हैं? अग्नि के लिए सूर्य मंगल, पृथ्वी के लिए बुध, वायु के लिए शनि, जल के लिए चंद्रमा शुक्र और आकाश के लिए गुरु। ये जो है उसके वो हैं। अब उनकी राशियों को भी आप समझ लें, पहले एक एक को समझते चले राशियों को, फिर आगे हम और क्लियर करते हैं। राशियां, पहली राशि, 5वीं राशि, 9वीं राशि, ये पूर्व के पाठों में बताया जा चुका है कि पहली राशि मेष राशि, सिंह राशि और कौन सी राशि, धनु राशि। ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं और इनसे अग्नि तत्व को हम समझते हैं। फिर उसी के आगे इसको यदि एक राशि आपको याद है तो आगे के आपको तत्वों का यदि एक क्रम याद है कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, तो आगे के तत्व आकाश को जो है हम नहीं लेते हैं, क्योंकि आकाश जो है ब्रह्मांड है पूरा और ये शून्य होता है। शून्य को जो है राशियों में स्थान नहीं दिया गया है। अब इसी के आगे की यानी दूसरी राशि, 5 के आगे की अगली राशि 6ठी राशि, 9 के आगे की अगली राशि 10वीं राशि। तो यानी ये कौन कौन सी, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये 3 राशियां जो होती हैं, ये 3 राशि पृथ्वी तत्व की राशि हैं। और इनका ग्रह कौन सा है, इसको प्रभावित करने वाला इनका कारक ग्रह बुध है। यानी अग्नि तत्व को प्रभावित करेगा तो सूर्य और मंगल करेगा। सूर्य जो है संपूर्ण अग्नि, पूर्व में बताया जा चुका है, संपूर्ण अग्नि यदि जो ब्रह्मांड में जो अग्नि है, अग्नि का मूल रूप जो है वो सूर्य है। और मंगल जो है हमारे द्वारा कृत्रिम अग्नि जो की गई है, जो हम अग्नि को तैयार करते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे कहीं हम आग जलाते हो, चाहे आग से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो सारी अग्नियां जो हैं क्या होती हैं, वो मंगल से देखी जाती हैं। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को आप बुध जानते हैं, ये गुरु के वो है और पृथ्वी को ही इनको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और ये पृथ्वी तत्व के कारक है, क्योंकि बुध जो है हरियाली का प्रतीक होता है और हरियाली का प्रतीक है तो हरियाली का प्रतीक है हरे भरे झाड़ झाड़ियां, पेड़ पौधे, इन सब को जो है बुध जो है प्रतिनिधित्व करता है और बुध जो है इसका कारक है।
अब तीसरा है वायु तत्व। वायु तत्व को आप जानते हैं तीसरी, सातवीं और 11वीं, ये भी क्रम से ही होगा। यदि एक क्रम आपको याद है तो 1 2 3, देखिए क्रम से ही आएगा। तो 3 7 और 11, इसी के अगला क्रम जो होगा वो वायु का होगा। ये आपको याद रखना है, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, इसका सीक्वेंस याद रहेगा। तो ये आपको याद करने में केवल एक याद हो कि 1 5 9 अग्नि तत्व है, तो आगे की आपको राशियां बड़े आसानी से पता लग जाएंगी। तो 3 7 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ, ये मिथुन तुला और कुंभ ये वायु तत्व की है। और इनको जो है प्रतिनिधित्व कौन सा ग्रह, कौन सा है ग्रह, इनका शनि ग्रह है, और शनि ग्रह इनको प्रतिनिधित्व करता है। शनि ग्रह जो है वायु को जो है शनि, यानी शनि को कहीं भी शरीर में जो है कुछ भी वायु के संबंधित कोई बात आएगी, उसको क्या किया जाएगा, उसको हम शनि से देखेंगे। जल तत्व की बात है, उसी के आगे की राशि आप देख रहे हैं 4 8 12, उसी सीक्वेंस में आगे है। तो चौथी राशि कर्क राशि, 8वीं राशि वृश्चिक राशि और 12वीं राशि कौन सी हुई, 12वीं राशि मीन राशि। ये तीनों राशियां जो है क्या है, ये जल तत्व की राशियां हैं। तो चंद्रमा और इसका शुक्र, चंद्रमा समस्त ब्रह्मांड में समस्त जल का कारक चंद्रमा होता है, और शुक्र जो है हम जो जलों को करते हैं, जो टेप वाटर हुआ या बरसात का पानी हुआ या जो भी पानी जो इकट्ठा होता है, नदियों का जल, समुद्रों का जल, जो भी जल है वो शुक्र से होता है। और जल की बात, तो जल की बात मतलब आप समझ रहे हैं कि शरीर के अंदर जल से संबंधित जो भी रोग होंगे, जल से संबंधित जो भी कुछ होंगे, वो हमको चंद्रमा और शुक्र को देखना आवश्यक होगा, और चंद्रमा और शुक्र से हम उस रोग को समझ पाएंगे। अब ये तो आपने जान लिया कि अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, उनकी राशियों को आपने जाना, और उनसे संबंधित ग्रहों को जाना कि सूर्य, मंगल, बुध, शनि, चंद्रमा, शुक्र और गुरु, ये आकाश तत्व के हैं। इनको राशियों को नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है ये हम आगे समझेंगे कि आकाश शून्य होता है, लेकिन इनको जो है ग्रहों में स्थान मिला हुआ है। गुरु को, गुरु आकाश को जो है हमारे दर्शाते हैं, तो गुरु को जो है यहाँ पे स्थान दिया गया है। आगे आइए, अब इन्हीं के संतुलन इन्हीं के संतुलन की बात होगी। त्रिदोष कल भी आपको बताए थे, पित्त कफ वायु, ये भी क्रम आपको याद रहेगा, पित्त कफ वायु। और इसमें भी राशियों का निर्धारण किया गया है। और एक राशि होती है त्रिदोष होता है, कि किसी को पित्त संबंधित रोग होगा, किसी को कफ संबंधित रोग होगा, किसी को वायु संबंधित रोग होगा, किसी को त्रिदोष जो है, बुध एक ऐसा ग्रह है जो तीनों दोषों को देने वाला है। ऐसे व्यक्ति को जो है क्या होगा कि पित्त कफ वायु तीनों तरह के रोग शरीर में होने की प्रबल संभावना रहेगी। अब वहां भी राशियों की बात आई, तो राशियों की बात आई 1 5 9 जो है पहली राशि पित्त की है, वो सेम यहां भी वही राशि है, यहां भी वही राशि है। फिर 2 6 10 पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व, यहां पे पृथ्वी तत्व की राशि है, लेकिन पृथ्वी तत्व से हम क्या देखते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि अब कुछ थोड़ा सा भेद है। आप यहां देखेंगे कि 4 8 12 कफ प्रवृत्ति की बात जहां आएगी, पित्त कफ वायु, तो पित्त ये सीक्वेंस में नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि यहां भेद है। तो आप इसको याद रखना होगा, इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि ये यदि चार्ट आपको याद रहेगा तो रोगों के निदान में काफी जो है आपको सहूलियत मिलेगी। अब कफ के लिए 4 8 12, क्यों 4 8 12 है? 4 8 12 यहां आप देख रहे हैं जल तत्व की राशि, यहां 4 8 12 है, तो यहां भी कफ के लिए 4 8 12 है। ये जल तत्व है, तो जल तत्व से ही कफ का जो बीमारी जो होती है जल तत्व से ही होती है। तो जल तत्व में यहां दिख रहा है चंद्रमा और शुक्र, तो चंद्रमा शुक्र यहां भी है, चंद्रमा शुक्र यहां जल तत्व में दिख रहा है आपको 4 8 12 में। तो तत्वों में जो है चंद्रमा शुक्र जो है जल तत्व को प्रभावित करता है, जल तत्व को, और गुरु भी यहाँ पे प्रभावित करता है। गुरु भी जो है कफ को देने वाला है, क्योंकि गुरु से जो है शरीर की चर्बी को देखा जाता है, मोटापे को देखा जाता है। तो गुरु से जब चर्बी और मोटापे को देखा जाएगा तो चर्बी बढ़ेगी, फैट बढ़ेगा, तो कफ की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। इसलिए गुरु भी यहाँ समावेश हुए हैं, गुरु भी जो है इसमें कारक हो जाते हैं। तो त्रिदोषों में कफ के कारक कौन कौन हुए, अब आप समझ रहे हैं, गुरु शुक्र चंद्रमा कफ के कारक हुए। और इनको कौन सी राशि है? राशि 4 8 12। अब अगला आप आ जाइए 3 6 2 6 10 वायु तत्व। अब यहां वायु तत्व की राशि ये देखिए 3 7 11 है। यहां तत्वों में 3 7 11 को वायु तत्व का दिया गया है स्थान, कि तीसरी राशि, 7वीं राशि, 11वीं राशि मिथुन तुला और कुंभ कौन सी राशि होती है? ये वायु तत्व के लिए है, लेकिन यहाँ पे वायु तत्व के लिए ये राशि नहीं। इसी भेद को आपको समझना है।
समझना क्या 3, 7, 11 जो है किसकी राशि हो जाती है, त्रिदोष की राशि हो जाती है। तो यहाँ पे 3, 7, 11 त्रिदोष की राशि होगी। और त्रिदोष का कारक कौन होता है, हमने आपको बताया कि बुध त्रिदोष का कारक होता है, बुध हो जाएगा। यहां वायु तत्व की राशि त्रिदोष का कारण बन जाती है, और जो पृथ्वी तत्व की राशि है 2, 6, 10 वो क्या बनती है, वो वायु की राशि बनती है। 2, 6, 10 जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व में यहाँ बुध होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि वायु तत्व में क्या है, वायु तत्व में शनि कारक है, तो वही शनि यहाँ भी कारक है। और शुक्र चंद्र भी वायु तत्व के कारक हो जाते हैं कि जल तत्व है, तो जल जहां है जल का दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो वहां वायु का भी प्रकोप बढ़ता है। इसलिए शनि, शुक्र और चंद्र जो है इसके कारक है। और मुख्य रूप से शनि जो है विशेष कारक, यानी विशेष कारक की बात करिए तो विशेष कारक शनि होता है वायु के लिए। अब त्रिदोष भी समझ लिया है आपने, ये भी समझा, तीनों दोषों को आपने समझा। अब आगे आप बढ़ते हैं तो गुण की बात कर लें, जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी की बात हमने किया था। अब सतोगुणी को भी समझिए, और तीनों को बैलेंस करना होगा। ये तीनों को बैलेंस यदि आप देखना जान गए तो रोगों को समझेंगे। अब इस बताते हैं हम कैसे समझेंगे आप। अब सतोगुणी आपको मैंने कहा गया, जो सत्व तत्व, जो दूसरों को सुख देने वाला, दूसरों को सुख प्रदान करने वाला, दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना, दूसरों का सहयोग करने वाला, जो भी ऐसा गुण होगा सतोगुणी, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, गुरु, सूर्य और चंद्रमा उसके कारक ग्रह होंगे। तो गुरु चूंकि ज्ञान के स्वामी हैं, सतोगुणी आप देखिए गुरु ज्ञान के स्वामी हैं। सूर्य, अब गुरु शुभ ग्रह है, आप ये भी जानते हैं गुरु शुभ ग्रह है। लेकिन सूर्य और चंद्र, चंद्र तो शुभ भी हो जाता है, कभी शुभ होता है कभी अशुभ होता है। जो आप पिछले पाठों में जान चुके हैं कि चंद्र के शुभ और अशुभ होने में यह है कि चंद्र पक्ष बली होता है, और पक्ष बली होने पे जब वो पूर्णिमा के आसपास का सूर्य चंद्रमा रहता है तो शुभ होता है, और अमावस्या के आसपास का चंद्रमा रहता है तो वो जो है शुभ अशुभ हो जाता है। सूर्य चूंकि क्रूर ग्रह है, अशुभ की श्रेणी में सूर्य आता है, आपने ये देखा है। लेकिन फिर भी सूर्य को सतोगुणी में रखा गया। सूर्य को सतोगुणी में इसलिए रखा गया, यहाँ चिकित्सा की बात चल रही है। सतोगुणी माने सूर्य क्या हुआ कि आप राजतंत्र की बात हमने किया था जब पीछे के पाठों में, तो वहां हमने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा ये राजा रानी है। तो राजा रानी का कार्य क्या होता है, राजा रानी का कार्य प्रजा की सेवा करना, प्रजा को सुख देना, प्रजा के हित में कार्य करना। तो इसलिए ये, अब गुरु का क्या कार्य है, गुरु जो है मंत्री का रूप दिया गया है। तो गुरु, अब आप इसको इस तरह याद करते हैं कि राजा रानी, सतोगुणी में कौन कौन है, राजा रानी और गुरु मंत्री। राजा रानी मंत्री, गुरु मंत्री के रूप में देखा जाता है। गुरु ज्ञान का स्वामी है। सूर्य हमको आरोग्य देता है, सूर्य अनुशासन देता है, हमें अभिमान देता है। चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। तो ये सब तीनों चीजें क्या हुई, सतोगुणी चीजें हुई। और इनको, लेकिन राशियों की अब बात करेंगे तो राशियां यहाँ 1, 5, 9 और इस तरह से आ रही थी, तो यहाँ राशियां बदलती हैं। यहाँ कौन कौन सी राशि देखिए, अब सूर्य चंद्रमा की राशि 4, सूर्य की राशि 5 सिंह राशि, कर्क राशि सिंह राशि, और गुरु की दोनों राशियां, जो ये ग्रह हैं उन्हीं की राशियां जो होंगी। यहां भी आपको याद रखना, यहां पे बदलेगा। लेकिन सतोगुणी की बात जब आएगी तो सतोगुणी में सूर्य, चंद्रमा और गुरु की जो राशियां हैं, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये चारों राशियां आपको क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि ये सतोगुणी राशियां हैं। रजोगुणी राशियां, रजोगुणी राशियां कौन कौन सी हैं, रजोगुण शुक्र और बुध। बुध युवराज हैं और शुक्र कौन है, शुक्र को भी मंत्री का दर्जा मिला है। सूर्य हमें सांसारिक सुख देने की बात करते हैं कि जहां भी सांसारिक सुख की बात आती है तो समस्त तरीके के लग्जरियस, समस्त तरीके के सांसारिक सुखों की बात जो है इससे होती है। बुद्ध बुद्धि के देवता हैं, तो बुद्धि से ही हम किसी चीज को पा सकते हैं। तो रजोगुण राजत्व की बात आती है कि राजा आदमी होगा, तो राजा होगा तो उसमें क्या होगा कि लग्जरियस का भाव बनेगा। बुद्धि से ही वो लग्जरियस को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बुद्धि होगी तभी वो लग्जरियस को कैसे प्राप्त करे, कैसे अच्छा मकान बनावे, कैसे अच्छा अपनी दुकान का रखे, कैसे अपने अच्छी गाड़ी खरीदे, कैसे अपने रहन सहन को रखे, कैसे अच्छे कपड़े। तो जब इसका सेंस होगा तभी होगा। अब यहाँ पे लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो पहले सतोगुणी में 4, 5, 9, 12 इन्हीं की राशियां आ गई थी, लेकिन यहाँ पे ग्रह दूसरे हैं और राशियां दूसरी हैं, बदल नहीं।
शुक्र की राशि तो 2 और 7 आपको यहां मिल रही है, शुक्र की वृष और तुला राशि मिल रही है, लेकिन बुध की राशि यहां नहीं प्राप्त हो रही है, यहां प्राप्त हो रही है मंगल की राशि प्राप्त गई 1 और 8। तो मंगल की राशि जो है ये क्या होती है, राजोगुणी होती है, जबकि ग्रह कारक कौन से हैं, ग्रह शुक्र और बुध हैं। अब इन्हें समझिए, इन्हीं के संतुलन जो है रोगों को निदान में बताता है। अब तमोगुणी की बात करते हैं, तमोगुणी की बात करते हैं तो तमोगुणी में कौन कौन सी तमोगुणी, तमोगुणी क्या होता है, जो दूसरों को दुख पहुंचावे, परेशान करे, दूसरों के सामान का हरण कर ले, किसी भी तरीके से दूसरों को परेशानी देने वाला, चाहे वो झगड़े से हो, चाहे परेशानी से हो, चाहे गाली से हो, चाहे किसी भी तरीके से दुख अगर कोई दूसरों को पहुंचाता है तो तमोगुणी होता है, जिसे राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। इसके लिए कौन कौन है, मंगल और शनि प्रभावित करते हैं। तो मंगल शनि जब प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन यहां पे तमोगुणी की बात आती है, तो तमोगुणी में कौन कौन राशि आ रही है, यहां बुध की राशि आ रही और किसकी आ रही, शनि की राशि। शनि की राशि तो मिल रही, लेकिन यहाँ पे तमोगुणी में कौन सी है, बुध की राशि है 3, 6। जब ये अलग से अध्याय होंगे, अभी तो आप ये चिकित्सा ज्योतिष है, चिकित्सा ज्योतिष में आप इसे समझिए कि यही क्रम रहेगा, यही राशियां रहेंगी और यही होगा। अब आप एक चीज और भी देखिए, जैसे यहां पे आपने देखा अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इस चारों में जो है यदि एक राशि यहां आई है, देखिएगा आप कि मंगल की राशि जो है यहां एक मेष राशि जो है अग्नि तत्व में है, तो मेष की एक राशि जल तत्व में है। अग्नि और जल दोनों विरोधी हैं, अग्नि और जल दोनों विरोधी हैं। अब इसी तरह से 5 सूर्य अकेली राशि होती है। 9 गुरु को देखिए, यदि 9 यहां है तो एक अग्नि तत्व में है, तो दूसरी राशि गुरु की जल तत्व में है। यहां पे शुक्र को देखिए, शुक्र की एक राशि यहां है पृथ्वी तत्व में, तो दूसरी जो है वायु तत्व में है। और इसी प्रकार बुध की देखिए, छठी राशि है कन्या राशि, यदि पृथ्वी तत्व में है तो ये जो है बुध की दूसरी राशि मिथुन जो है किसमें है, मिथुन जो है वायु राशि में है। शनि देखिए एक इसमें है एक इसमें, तो ये देखिए हर एक को जो दोनों, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों, और वही अंतर यहाँ पे आता है कि उसी कारण से ग्रह बदल जाते हैं। ग्रह तो वही प्रभावित करेंगे तमोगुण, क्योंकि मंगल सेनापति है, मंगल अधिकार है, और शनि जो है दुख का कारक है, शनि सेवक है, तो ये जो है तामसी होंगे। तामसी क्यों होंगे, मंगल अधिकार है, मंगल युद्ध के लिए है, मंगल सेना, पुलिस, ये सभी चीजें जो है मंगल के प्रभाव में आती हैं, तो मंगल जो है तमोगुणी में आता है। अब आप इन तीनों के मिलन को देख लीजिए। उसके बाद एक चीज और है, इसको यहाँ औचित्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी आप अगर देवी देवताओं को भी जानना चाहें तो उनको भी समझ लें कि 3 देवता हैं हमारे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा सतोगुणी में आपके आ गए। आप आजकल समय ब्रह्मा को सतोगुणी कहा गया है, विष्णु को जो है रजोगुणी कहा गया, और आपके महेश शंकर भगवान को तमोगुणी के रूप में देखा जाता है। अब इसको भी आजकल आप देख लीजिए कि ब्रह्मा सतोगुणी, क्योंकि इन्हीं देवताओं का भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब आप इलाज करेंगे और किसी को रिमेडीज बताएंगे तो रिमेडीज में होगी किसकी पूजा कर ली जाए। किसी को अगर सतोगुणी संबंधित ये रोग 4, 5, 9, 12 राशियां जो हैं उनको जो है अगर ये है, और गुरु सूर्य चंद्र जो है उसके प्रभावित है, सतोगुणी व्यक्ति है, और उससे फिर उसको कोई रोग जो है उसके संतुलन बिगड़ने से कोई रोग हो रहा है, तो उसको क्या है, ब्रह्मा की पूजा करने की बात कही जा सकती है कि आप ब्रह्मा के मंत्रों का उच्चारण करें, ब्रह्मा की बात करें, तो सतोगुणी ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करने का देवता माना गया है, कि सृष्टि को चलाने के लिए सृष्टि का सृजन करते हैं। तो ब्रह्मा क्या करते हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं, तो सृजनात्मक कार्य करने के लिए ब्रह्मा को सतोगुणी कहा गया। विष्णु और रजोगुणी कहा गया। विष्णु कौन है, विष्णु का जो है कहा क्या है, पालनहार है, विष्णु पालनहार है। तो राजा की तरह, क्योंकि पालन सारे लग्जीरियस देने वाले, तो राजा वही है, राजा ही पालन करता है प्रजा का, तो इसलिए राजसी गुणों से युक्त है। इसलिए देखिए कि भगवान राम राजा के घर में उत्पन्न हुए, भगवान कृष्ण जो है वो भी राजगद्दी संभाले, राजा के रूप में ही वो दिखाई दिए, तो ये रजोगुणी में आया। महेश तमोगुणी में आते हैं, ये क्या करते हैं, ये पालन करने कार्य करते हैं। तो रजोगुणी लग्जीरियस देने, सारे सुख सुविधाओं को देने के, तो ये है। उसके बाद महेश तमोगुणी माना गया। तो महेश क्या है, महेश हमेशा समाधि में, महेश संहार के देवता माना गया कि संहार करने वाले कोई हैं, तो संहार करने वाले देवता को तमोगुणी माना गया कि संहार कारक है, और उनके
आप देखते हैं कि वो भस्म लपेटे रहते हैं। इसीलिए जो है इनसे जुड़े हुए जो भी संत साधु होते हैं वो भी तमोगुणी होते हैं कि भांग गांजा आदि चीजों का सेवन करते हैं और राख आदि लपेटते हैं। तो इस तरह से ये तमोगुणी रूप हुआ। इनको क्या चाहता है? धतूरा, भांग, यही सब इनको चाहता भी है और यही इनको पसंद है। तो ये तमोगुणी ये देवताओं में ही आ गया। देवियों की भी बात कर लेते हैं। जब देवताओं की बात की है तो देवियों की भी बात कर लेते हैं। देवियों में महासरस्वती सतोगुणी, महालक्ष्मी रजोगुणी। वो उसी क्रम में है कि ब्रह्मा की जो पत्नी है सरस्वती, वो हमारी विद्या की देवी है, हमें शिक्षा देने वाली है, तो देने वाली है। अतः वो आप इसी तरह समझिए को देने वाली है, वो हमको कुछ ना कुछ ज्ञान देती हैं, वो देती हैं, बुद्धि देती हैं। तो सरस्वती जो है सतोगुणी हुई। महालक्ष्मी रजोगुणी। महालक्ष्मी क्या? धन से हम क्या करते हैं? धन से हम अपने लग्जेरियस का, अपने उसका सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। तो धन को जो देने वाला जो है रजोगुणी हुआ। और महाकाली, महाकाली तमोगुणी है। महाकाली जो है विनाश करते संहारक देवी मानी गई। तो जिससे शंकर यहाँ संहारक, तो महाकाली मानी गई। इसमें एक चीज और आती है, माँ दुर्गा की बात आती है। माँ दुर्गा चूंकि सृष्टि की कारक है और माँ दुर्गा के द्वारा ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की भी उत्पत्ति की गई है, उन सभी की उत्पत्ति की गई है। सारे सृष्टि की उत्पत्ति माँ दुर्गा द्वारा की गई है। माँ दुर्गा को त्रिगुणी देवी माना गया है। तीनों गुणों को जो है ये धारण करती हैं। इनमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। इसीलिए दुर्गा के 9 रूपों को आप देखते हैं और 9 रूपों में दुर्गा क्या है? कहीं अन्नपूर्णा माता है, कहीं अन्नदाता है, कहीं वो संहारक है। तो मतलब उनमें ये तीनों गुण जो है आपको विराजमान दिखाई देते हैं। लक्ष्य तो इन चीजों को आपने समझा। अब इनके संतुलन को आप समझिए, संतुलन कैसे है। मान लीजिए कोई अग्नि तत्व की राशि है, 1 5 9 की राशि है या लग्न है, 1 5 9 की राशि है या लग्न है, और उसका सूर्य मंगल कहां बैठा है? आप कुंडली में जानते हैं, कुंडली का स्वरूप क्या होता है आप जान चुके हैं। हम यहां कुंडली भी थोड़ा सा बना दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब बात क्या कह रहा है? 1 5 9। यदि 1 5 9 की राशि कहां कहां हो जाए? केंद्र या त्रिकोण में हो तब तो वो शुभ हो जाएगी ना। अशुभ हो जाएगी तो अग्नि तत्व की राशि जब शुभ होगी तो नुकसान नहीं देगा। तो 1 5 9 त्रिकोण की बात जो आती है, त्रिकोण ये चारों घर ये केंद्र है, ये केंद्र है और ये त्रिकोण है और ये दोनों त्रिकोण है। अगर इन भावों में 1 5 9 आ जाता है और सूर्य मंगल इन भावों में ही कहीं बैठा है तो निश्चित तौर पे ये शुभ हो जाएगा। लेकिन यही खराब कब होगा? ये 6 8 और 12 में, इसको हम क्रॉस में लगाते हैं कि ये 6 8 12 में और 3 6 11 में बढ़ जाए और दूसरे में हो जाए। इतनी जगहों पे अगर ये ग्रह बैठते हैं सूर्य मंगल तो क्या होंगे? तो वो पीड़ित हो जाएंगे। अब पीड़ित क्यों होंगे? दूसरा मार्केश है, मारक भाव है। मारक भाव होगा तो मारक भाव होगा तो जब भी उसकी महादशा अंतरदशा आएगी तो निश्चित तौर पे सूर्य मंगल की महादशा आ रही, अग्नि तत्व का व्यक्ति है, अग्नि तत्व का 1 5 9 की राशि यहाँ है या जहां चंद्रमा बैठा है वहां पे 1 5 9 है। तो ये तीनों राशियां होने पर सूर्य मंगल पीड़ित होगा और सूर्य मंगल पीड़ित होगा तो पीड़ा देगा। तो पीड़ा कहां देगा? दूसरे भाव में पीड़ा इसलिए देगा कि मार्केश भाव है, मारक भाव है। तीसरे भाव में पीड़ा इसलिए देगा कि ये संघर्ष का भाव है तो ये रोगों में संघर्ष कराएगा। छठा भाव क्यों देगा? ये तो रोग का ही भाव है, तो रोग का ही भाव है तो रोग का भाव है तो रोग देगा ही देगा। 8वां भाव दिक्कत परेशानी का हमारा भाव है तो 8वां भाव भी हमें रोग देगा। और 12वां भाव हमारे अस्पताल का है, हमारे व्यय का भाव है तो ये भाव भी रोक देगा। तो ये अग्नि तत्व की। अब अग्नि तत्व यहां बिगड़ गया तो आपको पता क्या लगता है? ये लगता है कि अग्नि तत्व की राशि पीड़ित है और त्रिदोष में आप देखेंगे तो त्रिदोष में पित्त दोष। क्या ऐसे व्यक्ति को क्या दोष होगा? उसको पित्त संबंधित दोष होगा, पित्त उसके अंदर बढ़ेगा। और सूर्य मंगल यहां भी दिखाई दे रहा है कि सूर्य मंगल पीड़ित हो, 1 5 9 की राशि हो, इन जगहों पे आ गई हो और सूर्य मंगल पीड़ित हो। अगर केंद्र या त्रिकोण में आ जाएगा तब तो शुभ प्रभाव देगा, लेकिन इन जगहों पे जहां क्रॉस लगाया गया यहां आएगा तो पीड़ित हो जाएगा। पीड़ित हो जाएगा तो रोग देगा।
रोग देगा तो कैसा रोग देगा? पित्त संबंधित रोग देगा। उसी तरह अब सतोगुणी फिर ये भी आप देखेंगे कि अग्नि तत्व तो यहां से मिला, फिर हमको 3 दोषों से मिला, फिर गुण उसका क्या है? सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है। अब तो उसको देखेंगे आप यहाँ 4, 5, 9, 12 उन जगहों पे अगर पीड़ित जगह पे वो आया, ग्रह आया और वहां 4, 5, 9, 12 की राशि है, उन जगहों पे यानी पीड़ित जगहों पे ही 4, 5, 9, 12 की राशि है, गुरु सूर्य और चंद्र की राशि है, तो निश्चित तौर पे क्या करेगा? ये राशियां होंगी तो सतोगुणी व्यक्ति होगा। तो सतोगुणी व्यक्ति होगा तो वो ऐसा है कि रोग की तीव्रता सतोगुणी चुकी है तो कम होगी, वो पीड़ित होने के बाद भी उतना ज्यादा पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, वो पीड़ा जो है कम होगी और हमारा रोग जल्दी ठीक होने की संभावना रहेगी। रजोगुणी की स्थिति यही हो रही। अब यहाँ पे आप देखिए दूसरा क्या है, रजोगुणी की स्थिति में हुआ तो रजोगुणी की स्थिति में अगर पीड़ित हुए, शुक्र बुध पीड़ित हुए, 1, 8, 2, 7 की राशियां भी पीड़ित हो गई तो रजोगुणी मतलब कि धन दौलत के भरोसे ये दिखाई देगा कि उस पर खर्चे ज्यादा आएंगे, लेकिन रोग क्या है? रजोगुणी है तो रोग में हमको निदान मिलेगा। अब तमोगुणी की बात आ जाती है, वहां तमोगुणी को भी देखिए। तमोगुणी में क्या होगा कि मंगल शनि ये दोनों जो है घातक है। मंगल जो है फोर्स भी कहा गया है, मंगल जो है तीव्रता लाता है और शनि हमको दुख देने के लिए है, ये शनि नर्वस। तो अब रोग भी देखिए, शनि से संबंधित जो भी रोग होते हैं, नसों से संबंधित रोगों की बात कही जाती है। और 3, 6, 10, 11 की राशियां हैं तो क्या होगा? तो ऐसी राशियां भी पीड़ित है, राशियां भी पीड़ित है, मंगल शनि भी पीड़ित है और यहां से भी आपको पीड़ा अग्नि तत्व की दिखाई। तो पित्त संबंधित रोग आपने एक तो ये देखा जाना कि अग्नि तत्व की राशियां हैं, पित्त संबंधित रोग होगा। और मान लीजिए तमोगुणी में आ गया तो पित्त संबंधित जो पित्त अम्ल से संबंधित जो है परेशानी जो है ये आएगी और ये दीर्घकालिक परेशानी होगी, ये यहां से समझ में आता है। दूसरी चीज उसी तरह से 2, 6, 10 की होगी तो बुध की बात हो रहा है, पृथ्वी तत्व की राशि है तो आपने देखा 2, 6, 10 की राशि है, वो राशि भी इसे केंद्र या त्रिकोण में है तब तो ठीक है। बुध पीड़ित, और उसके बाद बुध को आप देखेंगे बुध पीड़ित तो नहीं है, बुध पीड़ित नहीं है ठीक, लेकिन बुध अगर पीड़ित है और 3, 6 ये राशि 2, 6, 10 की राशि, दूसरी राशि, छठी राशि और 10वीं राशि यदि इन भावों में आती है, क्रास वाले भाव में आती है तो निश्चित तौर पर पीड़ा पहुंचाएगी। और बुध की पीड़ा क्या है? तो आप पीड़ा के लिए आगे जानेंगे। त्रिदोष में क्या है, बुध किस तरह की पीड़ा देता है? तो आप बुध देख रहे हैं, बुध त्रिदोष को देगा तो अब तीनों दोषों को देने वाला बुध हो जाएगा कि इसमें इनको जो है किस तरह के रोग होंगे? आप देख रहे हैं तीनों दोषों को, इनको पित्त, कफ, वायु तीनों संबंधित रोग इनको होंगे। गुण की बात करेंगे तो गुण में सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, इसको हमने देखना आपको बता दिया कि जिस तरह से होगी। यदि इन्हीं राशियों से ये भी पीड़ित हुए तो क्या होगा? आपको जो है कफ संबंधित रोग ये क्लियर हो जाएगा। कफ से संबंधित रोग होगा, आपको कफ बनेगा। पानी की माला जब भी कब बनेगा, कब बनता है? आप ज्यादातर जानते हैं कि मौसम का जब एक दूसरे मौसम का परिवर्तन होता है, 2 मौसमों का मेल होता है तो वहां कफ का हमारे होता है जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। और फेफड़ा क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है तो जल से प्रभावित होता है तो शुक्र संपूर्ण जल की बात करता है तो शुक्र है। अब बुध जो है उससे जो है हमें खराश हो, वो सब चीजें जो आती हैं, खांसी आती है, जो खराश हो ये होती है, बुध उसका कारक हो जाता है। बुध हमारे वाणी का भी कारक है तो हमारा गला बैठ जाता है और इस तरह की चीजें होती हैं। तो रजोगुणी से ये चीजें होंगी। और तमोगुणी है तो मंगल शनि जो है, मंगल क्या है? मंगल हमारे ब्लड का कारक है, शनि नसों का कारक है, ये दीर्घकालिक रोग ये प्रदान करेगा। तो आपको ये रोग पता। इसी प्रकार 3, 7, 11 वायु की राशि है तो वायु हम जान रहे हैं। यहाँ पे आप जाएंगे जब देखेंगे त्रिदोष में, देखेंगे त्रिदोष में 3, 7, 11 क्या है? त्रिदोष की राशि है। तो त्रिदोष की राशि जब ये है, अब आपको यहाँ देखिएगा त्रिदोष, तीनों दोष देने वाली। तो इस तरह के कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिनका लग्न क्या क्या होगा? मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला, कुंभ वालों को आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिंदगी में क्या होता है, इन्हें रोग होता है और इनके रोग डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। ये डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ दवाइयां देता है लेकिन उसके रोग ठीक नहीं होते। दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ दवाई देता है, रोग नहीं ठीक होता, बढ़ता है। तीसरे के पास जाता है, जब वो कई डॉक्टरों के पास जाता है और फिर आप कहते हुए सुने होंगे कि हम बहुत डॉक्टरों के पास दौड़े लेकिन मेरा रोग नहीं ठीक हुआ। पड़ोसी आए थे, पड़ोसी ने हमको एक दवाई बताई, उसको हमने खा लिया और उससे हम ठीक हो गए। तो ऐसा क्यों होता है? जब ये तीनों दोष को देने वाला है
तो तीनों दोष को देने वाला जब भी हुआ ग्रह कि बुध भी खराब है और दोष के 3 7 11 राशि भी खराब है, तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि ऐसे लोगों को तीनों दोष है, उनका रोग डॉक्टर नहीं पकड़ पाते कि उनको पित्त की संबंधित बीमारी है कि कफ है कि वायु है, तीनों चीजों में से क्या चीज बीमारी है, क्योंकि वो तीनों दोष दे रहा है। कोई भी हो सकता है, पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है। अगर सही रोग डायग्नोसिस हो जाएगा तो दवा जो है काम करेगी, अन्यथा की स्थिति में दवा काम नहीं करेगी। तो 3 7 11 वालों को हमेशा क्रॉस चेक कराना चाहिए। जब भी आपको कोई रोग हो तो आप उनको जो है एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, उसको क्रॉस चेक जरूर करावें, क्योंकि क्रॉस चेक नहीं कराएंगे तो आपका रोग का सही निर्णय नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिनके रोगों का कोई पता नहीं लगता है, डॉक्टर बता ही नहीं पाते हैं कि आपको रोग क्या है, लेकिन रोग रहता है। तो ये आपने जान लिया वायु संबंधित। जल संबंधित आप जान रहे हैं, कब से संबंधित है 4 8 12, तो आप इसे भी समझ गए होंगे कि इन्हीं चीजों का जब इन ग्रहों में होगा तो प्रभाव क्या डालेगा, ये हमें रोग का प्रभाव डालेगा। बाकी ये जो 2 चीजें बताई गई हैं, ये 2 चीजें ये बताई गई हैं, जब रोग को आप जान गए, जिसको जिससे संबंधित रोग है, जब उस रोग को आप पकड़ लिए कि आदमी को कौन से रोग हो सकते हैं, तो उस रोगों को पकड़ने के बाद ये आप देखेंगे कि उनको उपचार देते समय, रेमेडी के समय ये बताएंगे कि कौन सा रोग है, उससे संबंधित रोग है, उससे संबंधित उसको जो है जिससे संबंधित रोग है उससे संबंधित सतोगुणी संबंधित रोग है, तो सतोगुणी देवताओं की पूजा, इनकी पूजा या देवी की पूजा, और विष्णु की रजोगुणी संबंधित रोग है विष्णु या महालक्ष्मी की, और महेश की पूजा तब जब तमोगुणी संबंधित कोई परेशानी आ रही है हमें, तो इनकी शंकर की या माँ काली की जो है अतिदोष से संबंधित आ रही है बात, तो माँ दुर्गा की जो है उपासना की बात की जा सकती है। ये तो रोग हुआ, लेकिन इन सब के बाद भी ये कहेंगे कि आप इससे जानकारी, एक चीज हमने बहुत पहले भी कई बार कहा है कि ये हमारे वेदों का चक्षु कहा गया है। चक्षु का मतलब क्या है, आंख हमें क्या करती है, आंख किसी चीज का निदान नहीं करती, आंख हमें हर चीज दिखाती है। तो ज्योतिष के माध्यम से भी हम ये देख पाते हैं, क्योंकि किसी भी पैथी में ये संभव नहीं है कि कोई ये बता दे कि किसको कौन सा रोग होगा, कब होगा, कैसे होगा, कितने तीव्रता का होगा, इसको बताने का किसी पैथी में कोई नहीं है। लेकिन हमारे सनातन की महिमा, हमारे पुराणों की महिमा ये है कि हम जन्म के समय ही अगर आप सही तरीके से इसका निष्कर्ष निकालते हैं, सही तरीके से इसको देखते हैं, तो आपको क्या होगा, ये पता लग जाएगा कि उस व्यक्ति को रोग होगा तो कौन सा रोग होगा, किस रोग की प्रवृत्ति होगी, और उस रोग को निदान करने में कितना समय लगेगा, और उस समय लगने के बाद उस रोगों में क्या होगा कि उसको जो है तीव्रता क्या होगी, वो ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, ये सारी चीजों को आप जान जाते हैं। कल ये बात हुई थी कि आप लग्न और मन को भी देखेंगे कि लग्न, क्योंकि लग्न हम शरीर से ही शुरू से ही कमजोर हैं, तो कमजोर है तो हमारी कमजोरी बढ़ेगी, मन से भी कमजोर हैं तो बुरी स्थिति होगी। लेकिन यदि लग्न से शरीर से कमजोर भी हैं, जैसे आप ये समझ लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग पैदा हुआ है, वो पैर से विकलांग है लेकिन मन से बहुत तेज है, तो वो व्हील चेयर पर बैठ के भी अपने सारे कार्यों को निष्पादित कर सकता है, अपने बुद्धि और विवेक के बल पे वो निष्पादित कर सकता है, अपने कार्य को कर सकता है। लेकिन अगर मन से कमजोर व्यक्ति है, शरीर से स्वस्थ भी है, मन उसका कमजोर है, चंद्रमा उसका कमजोर है, मन और चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा कमजोर हो गया तो चंद्रमा कमजोर होगा तो एक तो आप समझ लीजिए सतोगुणी वो आएगा। तो यहाँ चंद्रमा की बात कर लेते हैं, तो चंद्रमा की आप इसमें देखिए कहाँ आ रहा है, चंद्रमा कफ और वायु संबंधित रोग उसे हो जाएंगे। यहाँ आएंगे चार्ट में आप तो चंद्रमा जल तत्व का है, तो कफ का ये भी जल ये है, तो इससे संबंधित हो, तो जल से संबंधित शरीर 70% 80% हमारा जल का बना हुआ है, तो जल से संबंधित बीमारी होगी तो शरीर में तरह तरह के विकार आएंगे। यानी मन से अधिक कमजोर है तो शरीर से ठीक होने के बाद भी जो है बहुत जल्दी घबरा जाएगा, नर्वस हो जाएगा, और नर्वस होने के बाद रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी नहीं हो पाएगी। तो ये तो आपने ये जाना, हम इस पे आगे चर्चा ये भी करेंगे कि आपने ये जान लिया। इसके बाद नक्षत्रों को भी, क्योंकि जो चिकित्सा ज्योतिष है, चिकित्सा ज्योतिष में केवल इससे तो एक आपको ये पता लगा कि हमको कौन सा तत्व हमारे शरीर तत्व प्रधान शरीर है, कौन से दोष हमारे शरीर में है कि जिसके कारण हमको कौन से रोग होंगे, कफ पित्त वायु के होंगे, गुण हमारे क्या है, उस रोगों के गुण सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। जैसे राज रोग कहा जाता है कि राज रोग क्या होता है, राज रोग आपका
होता क्या है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सब राजरोग है कि मतलब जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन जिंदगी भर चलने के कारण तमोगुण का उस पर प्रभाव जरूर होगा, तभी वो जिंदगी भर चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता है। 3, 6, 10, 11 की बात आती है। बुध उसमें देखिए, बुध त्रिदोष का कारक होता है, त्रिदोष का बुध इसमें आ रहा है कि मतलब जीवन प्रयत्न चलने वाला रोग। तो मंगल शनि, शनि की सबसे ज्यादा, शनि जो है एक राशि पे सबसे ज्यादा समय तक 2.5 साल तक रहता है, तो लंबे समय के रोग देने वाले ये राशियां बन जाती हैं और इन राशियों के व्यक्तियों को लंबे समय का रोग मिलता है। तो आज इतना ही। कल इसी चिकित्सा में हम और आगे नक्षत्रों की बात करेंगे, क्योंकि नक्षत्रों से हमें यह ज्ञान मिलता है कि कौन से जन्म के समय नक्षत्रों को देखना बहुत आवश्यकता होता है चिकित्सा ज्योतिष। वैसे तो सभी चीजों में नक्षत्रों का ज्ञान यदि हो जाए आदमी को, तो 27 नक्षत्र हमारे जो हैं, 27 नक्षत्र हमें ये बताते हैं कि किस नक्षत्र में किस व्यक्ति को कौन से रोग हो सकते हैं, और वो रोग की तीव्रता कितनी होगी, उसके समय कितना होगा, वो हम उससे ज्ञान करते हैं। आगे चल के ये भी होगा कि ये कब रोग आएंगे, उनका समय का निर्धारण करना भी, ये सब चीजें आगे आपको आती रहेंगी। अभी इसमें जो है 2, 4, 5 पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा विषय है, और इस लंबे विषय को पूरा करने के लिए हम इसको आगे बढ़ेंगे, और आगे जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और ज्यादा समझ में आता जाएगा कि हम रोगों का निदान कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये हम जरूर जान जाएंगे कि ये हमको रोग होने वाले हैं। तो उसके लिए हम सावधानियां क्या बरतें, इसको जानने के बाद किसी भी व्यक्ति को अगर ये पता लग जाए कि हमको ये रोग होना है, तो उससे कुछ सावधानियां होती हैं। और सावधानियां सभी को मालूम है कि किसी को शुगर हुआ है तो चीनी आदि से, कार्बोहाइड्रेट से इन सब से बचना है, तो वो जो है बचेगा, और बचेगा तो निश्चित तौर पे उस रोग की तीव्रता भी कम होगी और उसके होने की संभावना भी कम किया जा सकता है, जो हमारे बस में है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसी में आगे, अभी चिकित्सा पे ही बात चलेगी। और सभी को प्रणाम, धन्यवाद।